स्टार्टिंग द चैप्टर इंडिगो। चैप्टर 5 इंग्लिश की एनसीईआरटी बुक में से है लुई फिशर्स। इसके लेखक हैं। मैं आपको हिंदी में बताऊंगी। लुई फिशर एक अमेरिकन लेखक था। उसने अपना जीवन एक पत्रकार के रूप में आरंभ किया था और द न्यूयॉर्क टाइम्स तथा अन्य कई प्रकाशनों के लिए लिखता रहा। वह भारत आया और महात्मा गांधी से प्रभावित हुआ। ये लेख उसकी पुस्तक द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी से लिया गया है। इस लेख में वह बताता है कि किस प्रकार गांधी जी ने अंग्रेजी भूमिपतियों द्वारा चंपारण के किसानों पर किए गए अन्याय के खिलाफ लड़ाई की। उन्होंने सत्याग्रह और अहिंसा का तरीका बनाकर सत्ता के विरोध लड़ाई की। सत्ता के खिलाफ इस युद्ध में वह सफल हुए। अब इसकी हम डिटेल समरी हिंदी में करेंगे, ठीक है। डिटेल समरी है। 1942 में लुई फिशर्स गांधी से मिलने उनके आश्रम सेवाग्राम में गया। गांधी ने उसे बताया कि किस प्रकार 1917 में उन्होंने भारत में अंग्रेजों को निकालने के लिए संघर्ष करने का इरादा किया। 1916 में गांधी लखनऊ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में भाग लेने गए। वहां पर राजकुमार शुक्ला नाम का एक किसान उन्हें मिला। वह गांधी से मिलने चंपारण में आया हुआ था। उसने गांधी से प्रार्थना की कि वह उसके जिले में आए और उसके किसानों की समस्याओं का हल करें। उसने बिहार के जमींदारों के अन्याय की शिकायत की। राजकुमार शुक्ला अनपढ़ था, मगर वह पक्के इरादे वाला था। जहां भी गांधी गए वह उसके साथ साथ गया। वह गांधी के आश्रम में अहमदाबाद भी गया। अंत में गांधी ने शुक्ला से उन्हें कलकत्ता में मिलने को कहा। वहां से वह उन्हें अपने साथ चंपारण ले जा सकता था। जब गांधी कलकत्ता पहुंचे तो शुक्ला उनका इंतजार कर रहा था। उन्होंने बिहार में पटना के लिए गाड़ी पकड़ी। वहाँ शुक्ला उन्हें राजेंद्र प्रसाद के घर ले गया, जो बाद में भारत के पहले राष्ट्रपति बने। वे शहर से बाहर थे, मगर उनके नौकर ने उन्हें वहां ठहरने दिया। गांधी चंपारण की हालत के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करना चाहता था, इसलिए वह पहले मुजफ्फरपुर गए, जो चंपारण के रास्ते में था। गांधी ने प्राध्यापक जेवी कृपलानी को तार भेजा, जिन्हें वह शांति निकेतन में मिला था। मुजफ्फरपुर में वह 2 दिनों के लिए प्राध्यापक मालकानी के घर पर रुके। गांधी के आने की खबर मुजफ्फरपुर और चंपारण में फैल गई। चंपारण के किसान उन्हें अपना मसीहा की तरह देखने लगे। मुजफ्फरपुर के वकील भी गांधी से मिलने आए। वह कचहरियों में किसानों के समूह की पैरवी करते थे। गांधी ने उन्हें किसानों से मोटी फीस वसूलने के लिए डांटा। गांधी ने कहा कि किसान दबे हुए एवं भयभीत हैं, इसलिए उनके मामलों को कचहरी में ले जाना बेकार है। उनका मानना था कि किसानों के लिए सही राहत भय से मुक्त होना चाहिए। चंपारण की अधिकतर उपजाऊ धरती के मालिक अंग्रेज जमींदार थे। भारतीय किसान उनकी जमीन पर काम करते थे। नील एक मुख्य व्यापारिक फसल थी। किसानों को अपनी धरती के 15% भाग पर नील की खेती करने के लिए वह सारी फसल लगान के रूप में देने के लिए बाध्य किया जाता था। उस समय जमींदारों को पता चला कि जर्मनी ने कृत्रिम नील तैयार कर लिया है। अब उन्होंने किसानों से अनुबंध हासिल कर लिया कि वे उन्हें 15% की शर्त से आज़ाद करने के लिए हर्जाना देंगे। बहुत से किसानों ने अनुबंधों पर स्वेच्छा को हस्ताक्षर कर दिए। जिन्होंने मना किया वह वकीलों के पास गए। इस बीच कृत्रिम नील की खबर अनपढ़ किसानों तक भी पहुंच गई। वे अपना पैसा वापस मांगने लगे। ऐसे समय पर गांधी चंपारण पहुंच गए। गांधी ने पहले तथ्य इकट्ठे करने का फैसला किया। वह ब्रिटिश जमींदार संगठन के सचिव से मिले, मगर उसने गांधी को कोई तथ्य नहीं बताया। उसके बाद गांधी त्रिहुत डिवीज़न के ब्रिटिश कमिश्नर से मिले, जिसमें चंपारण जिला आता था, मगर उसने गांधी से धौंस से बात की और उन्हें त्रिहुत छोड़ देने को कहा। मगर गांधी चंपारण की राजधानी मोतिहारी में गए। लोगों के बहुत बड़े समूह ने उनका स्वागत रेलवे स्टेशन पर किया। चंपारण में गांधी ने खोज का काम आरंभ किया। पुलिस सुप्रिटेंडेंट ने गांधी को नोटिस भेजा कि वे फौरन चंपारण छोड़ दें, मगर गांधी ने उसका आदेश मानने से इनकार कर दिया। गांधी ने राजेंद्र प्रसाद को तार भेजी कि वह अपने प्रभावशाली मित्रों के साथ बिहार से आ जाएं। उन्होंने वायसराय को पूरी रिपोर्ट तार भेजी। उस इलाके के किसानों को पता चला कि गांधी, जो उनकी सहायता करना चाहते हैं, सत्ता की तरफ से मुसीबत में है। इसलिए अगले दिन मोतिहारी से बड़ी संख्या में किसान आए। उन्होंने कचहरी के चारों ओर हजारों की संख्या में प्रदर्शन किया। ये उनके ब्रिटिश सरकार से भय से आज़ादी का आरंभ था। सरकार ने स्वयं को गांधी के सहयोग के बिना असहाय पाया। गांधी ने लोगों से शांत रहने की प्रार्थना की। सरकारी वकील ने जज से कहा कि वह मुकदमा स्थगित कर दें, क्योंकि वह अपने अफसरों से विचार विमर्श करना चाहते हैं। देरी पर विरोध जताया। उन्होंने माफ़ी मांगने को कहा। उन्होंने कहा कि वे कानून को तोड़ना नहीं चाहते, मगर वह माननीय और राष्ट्रीय सेवा अवश्य करेंगे, जिसके लिए वह यहाँ पर आए हैं। उन्होंने चंपारण को छोड़ देने के सरकारी आदेश का उल्लंघन किया, मगर ऐसा इसलिए किया क्योंकि उन्होंने अपनी अंतरात्मा की आवाज़ पर ध्यान दिया। जब जज ने गांधी को अपने लिए 2 घंटे के अंदर जमानत का इंतजाम करने के लिए कहा, मगर उन्होंने इनकार कर दिया। जज ने कहा कि वह अपना निर्णय कुछ दिनों बाद सुनाएगा। इस बीच उसने गांधी को आज़ाद कर दिया। राजेंद्र प्रसाद और अन्य प्रसिद्ध वकील वहां पर पहुंच गए थे। उन्होंने गांधी को कहा कि वे तो उन्हें सलाह देने आए हैं, लेकिन अगर वे जेल चले गए तो वहां पर उन्हें सलाह देने के लिए कोई नहीं होगा। वे सलाह किसे देंगे? तब वे घर चले जाएंगे। गांधी ने उन्हें गरीब किसानों की दुर्दशा के बारे में सोचने के लिए कहा। अब वकीलों ने गांधी से कहा कि वे उनके पीछे जेल के अंदर तक जाएंगे। तब गांधी ने उनके समूह को जोड़ा और जोड़ों में बांट दिया और वह क्रम तैयार कर दिया जिससे हर जोड़े ने गिरफ्तारी देनी थी। कुछ दिनों के बाद गांधी को लेफ्टिनेंट गवर्नर की ओर से लिखित सूचना मिली कि उनके विरुद्ध मुकदमे को खत्म कर दिया गया है। यह आधुनिक भारत में सविनय अवज्ञा की पहली जीत थी। गांधी और वकीलों ने लगभग 10,000 वकीलों के बयाननामे लिखे।
उन्होंने संबंधित दस्तावेज भी इकट्ठे किए। जून में लेफ्टिनेंट गवर्नर सर एडवर्ड गेट ने गांधी को बातचीत के लिए बुलाया। 4 मुलाकातों के बाद नील की खेती के किसानों की हालत की जांच करने के लिए एक कमीशन बनाया गया। इस कमीशन में जमींदार, सरकारी कर्मचारी और गांधी थे, जो कि किसानों के एकमात्र प्रतिनिधि थे। वे किसानों को मुआवजा देने के लिए राजी हो गए। गांधी ने 50% मुआवजा देने की बात की, मगर जमींदारों ने 25% पर जोर दिया। गतिरोध को तोड़ने के लिए गांधी राजी हो गए। गांधी का मानना था कि मुआवजे की राशि अधिक महत्वपूर्ण नहीं थी। यह महत्वपूर्ण बात थी कि जमींदार हार गए थे, उनकी साख समाप्त हो गई थी, उन्हें पैसे देने के लिए मजबूर होना पड़ा था। अब किसानों ने महसूस किया कि उनके भी अधिकार हैं। उन्होंने अपने डर पर काबू पाना सीख लिया था। भविष्य की घटनाओं ने साबित कर दिया कि गांधी ठीक थे। कुछ सालों के बाद अंग्रेज जमींदारों ने अपनी ज़मीनों को छोड़ दिया, जो कि किसानों को लौटा दी थी। गांधी राजनीतिक एवं आर्थिक समाधान से संतुष्ट नहीं थे, वे सामाजिक परिवर्तन लाना चाहते थे। उन्होंने देखा कि चंपारण में सांस्कृतिक और सामाजिक पिछड़ापन है, वे इसे दूर करना चाहते थे। उन्होंने उस इलाके के शिक्षकों से प्रार्थना की। गांधी ने फौरन प्रत्युत्तर मिला। उनके प्रयत्नों से 6 गांवों में प्राइमरी स्कूल खोले गए। गांधी ने देखा कि स्वास्थ्य की हालात भी खराब हैं। कस्तूरबा गांधी ने छात्रों और अन्य लोगों को व्यक्तिगत स्वच्छता और सामुदायिक सफाई के लिए नियमों की शिक्षा दी। गांधी ने एक डॉक्टर को 6 महीने तक अपनी सेवाएं निःशुल्क देने के लिए राजी कर लिया। वहाँ पर 3 दवाइयाँ उपलब्ध थी, कैस्टर ऑयल, कुनीन और गंधक की मलहम। इन दवाइयों का प्रयोग अधिकतर मरीजों का इलाज करने के लिए किया जाने लगा। चंपारण में एक लंबे समय तक रहने के दौरान गांधी ने अपने आश्रम पर दूर से नज़र रखना शुरू कर दिया। वे डाक द्वारा नियमित रूप से निर्देश भेजते रहे। धीरे धीरे उस इलाके से लोगों की हालत सुधरने लगी। चंपारण की घटना गांधी के जीवन का अहम मोड़ था, मगर उन्होंने विनम्रता से कहा कि जो कुछ उन्होंने किया है वह तो एक साधारण सी घटना है, इसके विरोध का कोई कार्य आरंभ नहीं किया। यह तो चंपारण के लिए लोगों के कष्टों को कम करने का एक प्रयत्न था। उन्होंने घोषणा की कि ब्रिटिश लोग उन्हें अपने ही देश में आदेश नहीं दे सकते। गांधी की राजनीति गरीब लोगों की प्रतिदिन की व्यवहारिक समस्याओं से मिली हुई थी। कुछ लोग चाहते थे कि C.F. एंड्रयूज चंपारण में रहें और उनकी सहायता करें, मगर गांधी किसी अंग्रेज की सहायता नहीं लेना चाहता था। वे चाहते थे कि भारतीय आत्मनिर्भर और निडर बने। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट प्लीज़ माई इनबॉक्स।